नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी अकड़ भौं। तो आइए सुनते हैं कहानी। पानी मैं निकालती हूँ। आंगन में लगे हैंडपंप की हत्थी मैंने माँ के हाथ से ले ली। माँ रसोई की बाल्टी धो रही थी। शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस औद्योगिक क्षेत्र में नगर महापालिका की जल व्यवस्था अभी परिचालित नहीं हुई है तथा अपना सारा काम हम लोग इसी अकेले हैंडपंप से चलाते हैं। रसोई की, स्नानघर की, शौचालय की निर्धारित बाल्टियों में पानी भरते हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें जहां तहां लिवा ले जाते हैं। छत पर पानी के संग्रहण हेतु सीमेंट का एक बड़ा आधान है तथा रसोई घर, स्नानघर और शौचालय में उस आधान से संबद्ध युगत भी तैयार हैं। किंतु भूतल से पानी को उस आधान तक पहुंचाने की जिस निजी मोटर की आवश्यकता है, उसकी यंत्रकारी अभी अधूरी है। टोह लगाने की खातिर बाबूजी अपने कारखाने से 5 बार एक मोटर ला चुके हैं, पर हर बार मोटर के रचना तंत्र का पुनर्योजन अनिवार्य लगता रहा है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अपने कारखाने में बाबूजी एक ओर जहां अस्पताल के लिए लोहे की खाटें तैयार करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर लोहे व बिजली की तारों के संयुक्त जोड़ से संयोजित यंत्रों के संग अपने प्रयोगगत प्रयास भी अपनी आशान्वित तन्मयता के साथ जारी रखते हैं। अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन बेचकर बाबूजी ने यह कारखाना 2 वर्ष पहले खोला था। काबला क्या घर में है? आंगन के दरवाजे पर फूफा जी की आवाज व थाप हमेशा की तरह बहुत ऊंची रही। टीन के बक्से व आलमारियां बनाने वाले फूफा जी का विशालकाय कारखाना हमारी गली के सड़क वाले छोर पर ही है तथा वह अक्सर हमारे घर पर हमें तकलीफ देने आ धमकते हैं। दरवाज़ा खोलने से पहले मुझे मेरा दुपट्टा देती जाना। माँ फूफा जी के सम्मान में अपना सिर अवश्य ढकती हैं। काबला क्या घर पर नहीं है? फूफा जी ने दरवाजे पर शोर मचाना आरंभ कर दिया। क्या आज मुंह अंधेरे ही मिस्त्री खाने पर चला गया? कितनी बार आपसे कहा है फूफा जी, बाबूजी को आप उनके सही नाम से पुकारा करें। दरवाजा खोलते ही मैंने अपना एतराज जतलाया। लो, इस लड़की की बात करो। हाथ जोड़ रही माँ के अभिवादन की प्राप्ति सूचना फूफा जी ने सिर हिलाकर दी। यह तो बड़े बूढ़ों की आवाज घोंटना चाहती है। भाई, काबला हमारा लंगोटिया यार है। बाबूजी का नाम श्री काबिल चंद है। मैंने अपना प्रतिवाद जारी रखा। और कारखाने की तरह वहां नया माल बनता है। मिस्त्री खाने की तरह पुरानी चीजों की मरम्मत का काम नहीं होता। भाई क्या करें? फूफा जी जोर से हंसे। हमारी मजबूरी भी तो समझो। जब भी वहां जाते हैं, सब तरफ काबले ही काबले और मिस्त्री ही मिस्त्री नजर आते हैं। तैयार माल देखें तो जाने माल पुराना है या नया। फूफा जी के हास्य में परिपीड़नशील उपहास का पुट अधिक मुखर था। अकेले हाथ बाबूजी के विपरीत फूफा जी का हाथ बटाने फूफा जी के पास 3 जवान बेटे हैं तथा जहां फूफा जी के कारखाने में 35 मिस्त्री काम करते हैं, वहीं बाबूजी के कारखाने में केवल 8। इसके अतिरिक्त फूफा जी को अपने कारखाने के उत्पादित माल के लिए तैयार तथा बनी बनाई सांकलें व रांगे की कलई की हुई लोहे की पतली चिकनी निष्कोण चद्दरें मिल जाती हैं, जबकि बाबूजी को खाटों के लिए लचीली कमानी तथा पत्तीदार तीली तैयार करने में ही घंटों तक मोटे झोटे रूखे खुरदुरे व टेढ़े मेढ़े लोहे के टुकड़ों की पहले झुलाई, गढ़ाई, टकाई करानी पड़ती है। तब कहीं जाकर वह उसे वांछित व मसृण आकार दे पाते हैं। आपके लिए क्या लाऊं? रसोई की बाल्टी रसोई की ओर ले जा रही माँ ने विषय बदला। तुम्हारे हाथ का जमाया हुआ दही खाने आया हूं। फूफा जी चाटुकारी करने में भी पारंगत हैं। न जाने क्या बात है, जो इधर मेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
एक साथ चार चार औरतें दिन भर रसोई में बर्तन टनटनाती रहती हैं और फिर भी मेरी मनमर्जी और तबीयत का दही नहीं जमा पाती। और एक तुम हो जो अपना दफ्तर निपटाने के लिए दिन में 9 घंटे बाहर रहने के बावजूद मीठा दही जमा लेती हो। आप बैठक में चलिए। माँ हंसी। मैं दही लेकर वहीं आती हूँ। केशु कहाँ है? फूफा जी ने बैठक की ओर कदम बढ़ाए। पड़ोस में गया है। मैं उनके आगे आगे चल रही थी। लो करो बात। जहां पड़ोस अपने मतलब और बराबरी का ना हो वहां कतई नहीं जाना चाहिए। धीरे बोलिए। मैं जमीन में गड़ गई। वहां सब सुनाई देता है। पड़ोस का घर हमसे लगा हुआ है। बैठक तो उनके मुख्य कमरे के इतनी निकटस्थ है कि बैठक की प्रत्येक असामान्य सरसराहट व फुसफुसाहट उनकी श्रवण सीमा के आवाह क्षेत्र में सम्मिलित हो ही जाती है। पर मैं सही सोच रहा हूँ। फूफा जी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली। वे लोग हमारे बराबर कहीं नहीं ठहरते, हमसे बहुत नीचे हैं। क्यों? उनमें क्या खराबी है? मैंने तुरंत अपना विरोध प्रकट किया। घर वाला सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, घर वाली उदार चेता है, बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता है, दूसरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। फुटपाथ पर बैठकर उनमें से कोई भी भीख नहीं मांगता है। तो क्या वह लड़का कॉलेज भी जाता है? फूफा जी बैठक के तख्त पर पसर लिए। क्यों? रमेश कॉलेज क्यों नहीं जा सकता? क्रोध से मैं आग बबूला हो गई। ओह! फूफा जी ने अचरज प्रकट किया। तुम उसका नाम भी जानती हो? हाँ, मैं थोड़ी झेप गई। मैं तो उन तीनों बच्चों के नाम जानती हूँ। रमेश से छोटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी से छोटा राकेश। लीजिए, दही लीजिए। माँ दही ले आई। काबले ने सस्ती जमीन के चक्कर में इस उजाड़ में यह जो मकान बनाया है, यह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। फूफा जी ने अपने चेहरे पर खोटी व दिखावटी चिंता ओढ़ ली। मुझे डर है यहाँ उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। बच्चों को खराब सोहबत मिलेगी और हाथ पांव निकालते ही वे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हें हाथ में रखो उषा। नहीं रखोगी तो तुम्हें और काबले को हाथ मलना पड़ सकता है। रसोई में धुली भिंडियां रखी हैं। माँ ने मुझे बैठक से उठा दिया। उन्हें पोंछना है, मगर ध्यान से। भिंडी के अनीदार रोए कई बार हाथ में चुभ जाया करते हैं। भिंडी पोंछ लेने के बाद मैं दोस्तोव्स्की का पहला उपन्यास पुअर फोक पढ़ने लगी। फूफा जी और माँ के पास दोबारा बैठक में न गई। आज क्या कार्यक्रम है? सुबह अपने कारखाने पर जाने से पहले बाबूजी ने रोज की तरह उस दिन भी मुझसे लाड़ भरे स्वर में पूछा था। माँ कहती हैं आपकी 3 कमीज़ों के कॉलर पलटने हैं, सो आज पड़ोस में जाऊंगी। मैंने कहा था, हमारे घर में कपड़ा सीने की मशीन नहीं है तथा पड़ोसन मुझे अपनी मशीन पर काम कर लेने देती है। ना, बाबूजी ने कठोर स्वर में कहा था, तुम पड़ोस में बिल्कुल नहीं जाओगी। घर में बैठकर अपना पुअर फोक खत्म करोगी। आज शाम मैं पुस्तकालय जा भी रहा हूँ। तुम्हारी यह किताब खत्म हुई होगी तो दूसरी लाने का सुयोग रहेगा। मैं चाहता हूँ दोस्तोव्स्की खत्म करने के बाद तुम तोलस्टॉय शुरू कर दो। मगर आपकी कमीज़ें? मेरी कमीज़ें उषा ठीक करेगी, तुम नहीं। क्या यह सही रहेगा? हर काम माँ के जिम्मे सौंपना ठीक होगा? सृष्टि का प्रत्येक प्राणी जीवन के एक विशेष व पृथक प्रयोजन से संबंध रखता है। किसी के जीवन का प्रयोजन सीमित व संकुचित होता है तो किसी का व्यापक व विस्तृत। तुम्हें अपनी अंतःशक्ति केवल अपने वैयक्तिक प्रयोजन को चरितार्थ करने में प्रयोग करनी चाहिए, न कि हर दूसरे तीसरे निरर्थक अथवा अप्रासंगिक काम करने के लिए। मुझे आपका कोई भी काम निरर्थक अथवा अप्रासंगिक नहीं लगता। मशीन के काम के बहाने रमेश के घर पर उसके संग अच्छा समय बिताने की इच्छा भी मेरे अंदर प्रबल रही थी। नहीं, बाबूजी ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया था। तुम्हें हर उस काम को निरर्थक और अप्रासंगिक मानना ही चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे जीवन प्रयोजन से दूर ले जाए। मैं चाहता हूं तुम एक ऐसी छलांग लगाओ
जो तुम्हें जीवन वृत्त के उस वृत्तांश में पहुंचा दे जहां से विशिष्ट निवासी अपने जीवन को विस्तार देने में सक्षम रहते हैं। यदि मेरी छलांग छोटी रही तो तुम्हारी छलांग छोटी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं सीढ़ी पर तुम्हारे पैर अपना स्थान अवश्य ग्रहण करेंगे। अपना स्थान? क्या वहां मेरा कोई स्थान निश्चित है? हाँ, बाबूजी ने अपने हाथ हवा में लहराए थे। वहां ऊपर, बहुत ऊपर मुझे तुम्हारा स्थान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सच? उल्लसित होकर मैं हंस पड़ी थी। बिल्कुल सच। बाबूजी ने मेरी पीठ ठोकी थी। अब अपनी किताब जरूर खत्म कर लेना। भिंडी पहुंचती क्या? फूफा जी के जाते ही माँ मेरे पास चली आई। हाँ, हाथ का उपन्यास छोड़कर मैंने टेबल फैन माँ की ओर घुमा दिया। भिंडी की थाली और छुरी मैं यहीं ला देती हूँ। आप भिंडी यहीं बैठकर काट लो। रसोई में बहुत गर्मी है। ठीक है। माँ टेबल फैन के सामने रखे मेरे बिस्तर पर बैठ गईं। फूफा जी ने आज हद कर दी। माँ के हाथ में थाली व छुरी पकड़ाते समय मैंने कहा, बैठक की खिड़की के सामने खड़े होकर बाबूजी के बारे में, हमारे बारे में, पड़ोसियों के बारे में इतना उल्टा सीधा और गलत सलत बोलते हैं कि बस। पड़ोसी भी सोचते होंगे हमारे रिश्तेदार कितने घटिया हैं। बाबूजी को मैं आज सब बताऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। माँ ने भिंडियों के छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए। कटाव के नाम पर प्रत्येक इकाई को एकल काट ही दी। पहले ही बेचारे अकेले कंधों पर 10 आदमियों का बोझ लाते हैं। तिस पर ये करारी बात सुनेंगे तो उनका हौसला टूट जाएगा। माँ सच कह रही थी। बाबूजी अति कोमल भी हैं और दुर्बोध भी। धुंधले से धुंधला आक्षेप भी उनका संतुलन बिगाड़ देता है। और वह यदि परास्त भाव से अभिभूत होकर विषादग्रस्त नहीं होते तो अपना स्पष्टीकरण देते समय अपने विरोधी पर आक्रामक शब्दों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं कि वह विरोधी फिर उनका आजीवन शत्रु बन जाता है। प्रत्येक स्थिति माँ के लिए कष्टकर व असह्य रहती है। पर फूफा जी अपने आप को समझते क्या हैं? फूफा जी पर आया मेरा क्रोध शांत न हुआ। क्या जेब में रुपए रहने से ही कोई दूसरों से ऊंचा हो जाता है? चरित्र बल व आचरण कोई महत्व नहीं रखते। स्वभाव और आचार व्यवहार कुछ नहीं होते। चलो छोड़ो। माँ ने मुझे शांत करने का प्रयास किया। जो वह समझते बूझते हैं वह उन्हें मुबारक, और जो हम समझते बूझते हैं वह हमें मुबारक। हम क्या समझते बूझते हैं माँ? यही कि अपने भाग्य में आई कड़ी मेहनत मजदूरी से हम घबराएंगे नहीं। जिंदगी की धक्कम धक्का का डटकर मुकाबला करेंगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रास्ता निकालेंगे, नया मार्ग बनाएंगे। उस मार्ग पर पहुंचकर फिर हम भी फूफा जी की तरह अपने से कम अमीर लोगों को नीची निगाह से देखेंगे, अपने पड़ोसियों से नफरत करने लगेंगे। अभी क्या कहा जा सकता है? हमारी हाथाबाही तो अभी बीच अवस्था में है। पर तुम उन पड़ोसियों पर क्यों बार बार पलट आती हो? तुम्हारे फूफा जी ने उनके बारे में जो कहा है वह एकदम गलत भी नहीं है। हमारी तुलना में वे निश्चित रूप से बहुत नीचे हैं। फूफा जी उनकी निंदा क्या कर गए? आप भी उन्हें गलत आंकने लगी। लाख न चाहते हुए भी मैं ताव खा गई। उन्हें फूफा जी की नज़र से परखेंगी तो गलत फैसला तो देंगी ही। तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अपना हाथ रोककर माँ मेरी ओर देखने लगी। क्या कोई खास बात है? हाँ, खास बात है। निसंकोच होकर माँ से मैं सब कुछ कह सकती हूँ। रमेश मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं। माँ गंभीर हो गई। मगर किसी दूसरे से ऐसा न कहना। अपने बाबूजी से भी नहीं। वह तुम्हें गलत समझ लेंगे। गलत क्या समझेंगे? शायद वह सोचने लगें तुम रमेश से प्यार करती हो। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। मैं रमेश से प्यार ही करती हूँ। मेरा चेहरा लज्जारुण हो चला। तुम अभी बहुत छोटी हो। भिंडियों की थाली एक ओर धकेलकर माँ मेरे समीप, बहुत समीप खिसक आई। तुम्हारा विवेक अभी कच्चा है। तुम अभी जानती नहीं प्यार क्या होता है। तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है।
रमेश से तुम कैसे प्यार कर सकती हो? जीवन में किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की उसमें कोई ललक नहीं, कोई चिंगारी नहीं। आपके अनुमान मुझे हैरान कर रहे हैं। मैं अड़ गई। आप और बाबूजी यदि मेरे और केशु के बारे में ऊंची परिकल्पनाएं रखें तो सब उचित और उपयुक्त है, और यदि कोई दूसरा? माँ उत्तेजित हो गई। कोई दूसरा कौन? हमारे ये पड़ोसी, जिन माँ बाप के पास कोई साधन नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई कोशिश नहीं, जिन बच्चों के पास कोई उपाय नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई ओज नहीं। अपनी व केशु की महिमा और आप और बाबूजी के आत्म बखान सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूं। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरा तो यहां दम घुटता है। मैं यहां से भाग जाऊंगी। यही बातें तुमने किसी और लड़की के मुंह से सुनी होती तो बताओ तुम क्या कहती? मां नरम पड़ गई। तुम्हें कैसा लगता? असल में अपनी 10वीं की परीक्षा के बाद की इन लंबी छुट्टियों में तुम्हारा अपनी पढ़ाई से, अपनी सहेलियों से, अपनी अध्यापिकाओं से और अपने स्कूल से जो संपर्क टूटा है तो तुम भूल गई हो होनहार लड़कियां अपने माँ बाप के बारे में कैसे सोचती हैं और उनसे किस तरह बात करती हैं और अजनबियों के साथ किस तरह पेश आती हैं और उन्हें कितनी दूरी पर रखती हैं। मेरे रोने की आवाज़ शायद पड़ोस में खेल रहे केशु तक जा पहुंची थी और वह पड़ोस से लौट आया। क्या हुआ? केशु ने आते ही पूछा। आशा के बोर्ड का परिणाम आजकल में आने वाला है। माँ ने केशु के समक्ष मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखी। आशा घबरा रही है। यदि इसे 95% से कम नंबर मिले तो इसके स्कूल वाले इसे प्रतिभाशाली छात्राओं की अपनी विशिष्ट कक्षा में शामिल न होने देंगे। लूडो खेलोगी? केशु ने मेरी गर्दन गुदगुदाई। मेरी रुलाई वहीं रुक ली और हम दोनों बैठक में चले आए। घर के दूसरे कमरों की तुलना में बैठक ठंडी है। उसके पर्दे बाहर की चमचमाती व तरेरती धूप की चौंध व तिलमिली को रोकने में सक्षम है तथा उसका पंखा भी छत वाला है। आजकल छुट्टियों में केशु और मैं अपना अधिकतम समय यहीं बैठक ही में बिताते हैं। आराम कुर्सियों और तख्त के बीच वाले हिस्से में रखे गोल मेज को दीवार के साथ एक कोने में टिकाकर फर्श पर चटाई बिछा लेते हैं, जिस पर कभी हमारी लूडो लगती है तो कभी हमारी कैरम जमती है और कभी कभी मेरे आग्रह पर शब्द बनाने वाली स्पेलो फन भी खुल जाती है। हालांकि 7वीं कक्षा में पढ़ रहे केशु को शब्द बनाने और सीखने में तनिक रुचि नहीं, जबकि मुझे जहां कहीं भी अक्षर दिखाई दे जाते हैं मैं वहीं पर उन्हें कागज से उठाकर निगलने लगती हूँ। केशु ने आगे बढ़कर जैसे ही लूडो खोली और जैसे ही लूडो की तरंग भरी मौज में अगले 2 घंटे कैसे निकल गए हमें कोई खबर ही न रही। लो खाना खा लो। माँ हमारी थालियां वहीं बैठक में ले आईं। भरवा भिंडी और पराठों से उठ रही भुने गर्म मसालों व देशी घी की सुगंध हमारे मुंह में पानी ले आई और हम दोनों लूडो छोड़कर तुरंत अपनी अपनी थाली पर टूट पड़े। माँ टेलीफोन दफ्तर में काम करती हैं, जहां उनके काम के घंटे अनियमित व दीर्घकालीन रहते हैं। फलतः नियमित रूप से ताज़ा व गर्म खाना उपलब्ध न रहने के कारण जब भी हमें सुअवसर हाथ लगता है हमारी खुराक पेट भर मात्रा से कहीं अधिक हो जाती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। थाली में रखे भोजन को समाप्त कर लेने के बाद भी हम दोनों को रसोई में जाकर माँ से और खाना परोसने के लिए कहना पड़ा। खाना खाते ही केशु का उनींदापन उस पर हावी हो गया और वह वहीं तख्त पर सो गया और मैं अपना उपन्यास लिए चटाई पर लेट ली। इतनी धूप में जाओगी? माँ अपने कमरे में तैयार हो रही थी। माँ ने मेरी बात का उत्तर न दिया। मैंने जो वह सब कहा, साड़ी पहन रही माँ का हाथ रोककर मैंने अपने हाथ में लेना चाहा। वह सब झूठ था। मैं केवल आप लोगों से प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देर हो रही है। आप बाबूजी से कुछ कहेंगी तो नहीं? मेरी आंखों में आंसू भर आए। नहीं कहूंगी। माँ अकस्मात हंसने लगी। बाबूजी और माँ मेरे दिल में
साझा मर्म स्थान रखते हैं। फिर भी बाबूजी की तुलना में माँ की मोर्चाबंदी मेरे लिए भेद्य रहती है। माँ को घाव लगा सकती हूँ तो माँ का घाव भरना भी जानती हूँ। गली के बाहर यदि आपको 5 नंबर बस न मिले तो 11 नंबर वाले चौराहे तक आप रिक्शा जरूर ले लेना। मैंने माँ को अपने अंक में भर लिया। आज धूप बहुत तेज है, जून का महीना है। माँ ने मेरा माथा चूमा और मेरे अंक से विलग होकर बोली, हाँ धूप तो तेज होगी ही। तैयार होकर जैसे ही माँ दफ्तर के लिए निकली, मैं उन्हें देखने छत पर चली आई। गली में घर होने के कारण सड़क की सरगर्मी केवल छत से ही दिखाई देती है। रमेश मुझे छत पर देखकर तत्क्षण अपनी छत पर आ गया। आज तुम हमारे घर आ रही हो ना? रमेश अपनी छत से बोला। माँ ने बताया तुम्हें मशीन का कोई काम है। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। रमेश की ओर देखकर मैं पहले की तरह मुस्कुराई नहीं। मुझे दूसरा काम है। फूफा जी काम दे गए हैं। रमेश ने मुझे हंसाना चाहा। नहीं, मेरा अपना काम है। मैं गंभीर बनी रही। फूफा से काम नहीं लिया, फूफा की अकड़ भौ ले ली। रमेश ने दोबारा मुझे हंसाने की चेष्टा की। नहीं, यह अकड़ भौं भी मेरी अपनी है, मैंने कहा। रमेश के पर कट गए। क्या यही बताने छत पर आई थी? छत पर मैं माँ को देखने आई हूँ। मैंने रमेश की ओर पीठ कर ली। मेरी आंखें सड़क पर स्थिर हो लीं और कोहनियां छत की चौहद्दी दीवार पर। गली के सड़क वाले छोर पर बना फूफा जी का कारखाना गली से सड़क पर पग धर रहे लोगों को उनकी गति के अनुपात से उन्हें कुछ पलों तक हमारी छत से ओझल रखता है, तथा माँ को सड़क की सरगर्मी में सम्मिलित होते हुए मैं 2 मिनट बाद ही देख पाई। बस नंबर 5 हमारी गली के सड़क वाले छोर पर ही रुकती है तथा माँ को उनके दफ्तर वाले चौक तक छोड़ती है, परंतु वह बस समय की पाबंद नहीं है तथा उसका मिलना केवल एक सुखद संयोग रहता है। पैदल सेना के किसी सतत सिपाही की मुद्रा व ठवन लिए माँ सड़क पर साथ चल रहे कई पैदल यात्रियों को आसानी से पिछेल कर आगे चौराहे वाली सड़क की दिशा से आ रही 11 नंबर बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। छत से दिखाई दे रही सड़क के शुरू के सिरे से लेकर सड़क के अंतिम छोर तक मेरी आंखों ने माँ का पीछा किया। जैसे ही वह मेरी आंखों से ओझल हुई, मेरी रुलाई छूट गई। जी भर रो लेने के बाद जब मैंने पड़ोस की छत पर नजर दौड़ाई तो रमेश मुझे कहीं नजर न आया। वह कब छत से नीचे उतर लिया था, मुझे कोई सुराग रसानी न रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।